बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे और वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी सर एंटोनी हेनरी बैकरॉल ने 1896 में अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो 1896 के अंदर सबसे पहले उन्होंने फाइंड आउट किया। और ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड के ऊपर एक फ़ोटोग्राफिक इमेज है, ये बेसिकली ओरिजिनल इमेज है जो बाकायदा सेफ है म्यूज़ियम के अंदर। ये फ़ोटोग्राफिक प्लेट है जिसके ऊपर ये यूरेनियम सॉल्ट था और उस यूरेनियम सॉल्ट की वजह से इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये इमेज बन गए। ये पहला एक्सपोजर था जो हेनरी बैकरॉल ने डिस्कवर किया। और लेटर ऑन मैडम क्यूरी, जिसका जो ओरिजिनल है मैरी क्यूरी, और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने इसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने रेडियम एलिमेंट जो है उसको डिस्कवर किया। इससे पहले सिर्फ एक एलिमेंट यूरेनियम जो है वो नोन था जिसकी जो रेडिएशन एक्सपोज कर रहा था और जिसकी वजह से फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाती थी। वो फ़ोटोग्राफ फ़िल्म कि जिसको अगर हम कवर में धूप के अंदर रख देते हैं तो धूप उसको ख़राब नहीं करती, लेकिन उसी कवर के ऊपर अगर हम यूरेनियम साल्ट रख देते हैं तो उसकी रेडिएशन उस कवर को क्रॉस करते हुए फ़ोटोग्राफ फिल्म को डिस्टर्ब कर देती थी। तो यूरेनियम की रेडिएशन को हेनरी बैकरॉल ने डिस्कवर किया। लेटर ऑन मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी ने इसके ऊपर फर्दर रिसर्च आउट किया और उन्होंने एक नया एलिमेंट रेडियम जो है वो डिस्कवर किया जिसकी रेडिएशन यूरेनियम से 100 टाइम ज़्यादा थी। लेटर जब इसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए तो जो टाइप ऑफ रेडिएशन डिस्कवर की गई उसमें ये चीज़ फाइंड हुई कि रेडियम जस्ट और जस्ट लेड ब्लॉक को क्रॉस नहीं कर पाता। चुनाचे एक जनरल कॉन्सेप्ट ये था कि हम मटेरियल को जब भी स्टोर करेंगे हम हमेशा उसको रेडियम ब्लॉक के अंदर स्टोर करेंगे। रेडिएशन को बंद करना है तो ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा हम कंक्रीट का या लेड का एक छोटा सा लिड पुटअप कर देते थे, रेडिएशन अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती थी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम सैंपल को मुख्तलिफ एलिमेंट्स के पास रखते थे, लिड को रिमूव करते थे तो रेडिएशन आउट होती थी। पहला एक्सपेरिमेंट जो इसके ऊपर किया गया कि हमारे पास रेडिएशन की टाइप्स किस तरह की होती हैं, तो यहाँ से निकल वाली रेडिएशन को एक मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज किया गया। जैसा कि डायाग्राम के अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इनटू द पेपर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो इस सूरत हाल में जो ऑब्जर्वेशंस की गई, अपार्ट जो रेडिएशन का है वो राइट साइड के ऊपर बेंड हो जाता है, उस साइड पे डिफ्लेक्ट होता है। कुछ पार्ट रेडिएशन का लेफ्ट साइड पे बेंड होता है और कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता। चुनाचे इसी मैग्नेटिक फील्ड, इसी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया। सो अगेन हमारे पास रेडिएशन 3 अलग अलग सेक्शंस के अंदर मुड़ गई। सो वो रेडिएशन जो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ती, डेफिनेटली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड सबसे अहम चीज़, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ने वाली रेडिएशन जल्दी बेंड होती है, इट्स मीन कि इसका मास कम है, जबकि जो नेगेटिव प्लेट की तरफ है वो देर से बेंड होती है, इसका मतलब है उसका मास कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जबकि तीसरी रेडिएशन स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है। ये तीसरी रेडिएशन ना इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड है ना मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड है। चुनांचे इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये चीज़ फाइंड आउट की गई कि हमारे पास 3 तरह की रेडिएशन होती है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन। इसको सिंबॉलिक अल्फा, बीटा और गैमा से शो किया जाता है। फर्दर एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि विद रिस्पेक्ट टू मास, अल्फा का मास 4 AMU या ये हीलियम न्यूक्लियाई के इक्विवेलेंट है। इसी तरह बीटा इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है और इसका मास जो है वो 1/2000 AMU के इक्विवेलेंट होता है। कीप इट इन माइंड, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बीटा आर इलेक्ट्रॉन, नो, इट इज़ इलेक्ट्रॉन लाइक। इलेक्ट्रॉन कभी भी इनसाइड न्यूक्लियस स्टे नहीं कर सकता, जबकि बीटा एमिशन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर से होता है। सो बीटा आर इलेक्ट्रॉन लाइक, मास, स्पीड, चार्ज के हवाले से बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह के होते हैं, ये एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होते।
नाउ थर्ड वन इज गैमा रेडिएशन, जो कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से, ये जस्ट एनर्जी वेव है, हाई एनर्जी फोटॉन है और इनका कोई मास नहीं होता। विद रिस्पेक्ट टू पेनिट्रेशन, किसी मटेरियल के अंदर किस हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत ही लो पेनिट्रेशन रखते हैं, लेकिन इनकी आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी चूंकि इनका मास ज़्यादा है, इनकी इम्पैक्ट एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से जिस मटेरियल से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, उसको आयोनाइज कर देते हैं, चाहे वो रास्ते की हवा है या टारगेट मीडियम है। ऑन दी अदर हैंड बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन और आयोनाइजेशन दोनों इंटरमीडिएट है, जबकि गैमा रेडिएशन की पेनिट्रेशन बहुत हाई है और आयोनाइजेशन बहुत ही लो है। अगर हम शील्डिंग या ब्लॉकिंग इफेक्ट के ऊपर आ जाए तो अल्फा को जस्ट एक पेपर या आम ह्यूमन स्किन से या इवन टिश्यू पेपर से हम इसको शील्ड कर सकते हैं। बीटा रेज एक स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम की मदद से आप कह सकते हैं कि उसको हम ब्लॉक करते हैं, जबकि गैमा रेडिएशन को हम 2 इंच मोटी लेड की प्लेट के अलावा इनको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। लो एनर्जी गैमा रेडिएशन, जैसा कि ये ऊपर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल टिश्यू पेपर से ब्लॉक हो जाते हैं, बीटा एल्यूमिनियम शीट से, जबकि गैमा रेडिएशन जो है वो कंक्रीट वॉल से थोड़ी कम हो जाती है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती, और इसको ब्लॉक करने के लिए हमें 2 इंच मोटी लेड की प्लेट की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूट का मतलब होता है कि हमारे पास डिके करके एक पेरेंट न्यूक्लियाई एक डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब व्हाट इज पेरेंट न्यूक्लियाई, व्हाट इज डॉटर न्यूक्लियाई? जब भी किसी मटेरियल से, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, अगर उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशन खारिज होती हैं, तो वो पेरेंट न्यूक्लियाई, लेट्स सपोज हम इसको एक्स से शो करते हैं, ये पेरेंट न्यूक्लियाई एक डॉटर न्यूक्लियाई वाई में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस हमारे पास जो भी स्मॉल पार्टिकल एक्स निकलता है, एक्स यहाँ पे अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गैमा हो सकता है। सो एक्स, कैपिटल एक्स इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियाई, कैपिटल वाई इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई, और एक्स इज नोन एज अल्फा और बीटा और गैमा रेडिएशन। सो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूट का मतलब है पेरेंट न्यूक्लियाई का डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना या ट्रांसम्यूट हो जाना। सो 3 तरह की रेडिएशन है, चूंकि अल्फा हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई के इक्विवेलेंट है, तो जब भी हमारे पास एक्स ए जेड अल्फा मिट करेगा तो ए में से 4 वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, जेड में से 2 वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। दिस मीन हमारे पास ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये a-4 z-2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर बीटा रेडिएशन है तो बीटा 0-1, इसमें -1 चार्ज होता है। जब भी पेरेंट टू डॉटर न्यूक्लियाई जाएगा तो उस सूरत हाल में ए के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, अलबत्ता जेड में चूंकि एक माइनस हुआ था, एक माइनस बाहर गया, ऑटोमेटिकली जेड में एक प्लस हो जाएगा। इसी तरह गैमा रेडिएशन चूंकि जस्ट हाई एनर्जी फोटॉन है, तो इसकी हाई एक्साइटेड स्टेट से वो जस्ट हमारे पास गैमा रेडिएशन खारिज करेगा, ए और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपली उसके अंदर एक्साइटेड एनर्जी आउट हो जाएगी। डायग्राम के अंदर आप देखें, पेरेंट न्यूक्लियाई से हमारे पास ये इतना पोर्शन जो कि हम रेड में हाईलाइट कर रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल है। चुनाचे जब अल्फा पार्टिकल अमिट होता है तो रिमेनिंग डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई से ये डॉटर बन जाएगा, प्लस हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्जन होगी, प्लस एक बीटा पार्टिकल अमिट हो जाएगा, और इन दोनों के अमिशन की वजह से, चाहे वो अल्फा अमिशन हो चाहे बीटा अमिशन हो, हमारे पास एटम जो पेरेंट एटम है ट्रांसम्यूटेशन के बाद, वो आप कह सकते हैं ज़रा एक्साइटेड फॉर्म के अंदर होता है। पार्टिकल्स के अमिट होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लाइंस बच जाती हैं। इन एनर्जी लाइंस की वजह से पेरेंट न्यूक्लियाई एक्साइटेड फॉर्म के अंदर होता है। चुनाचे ये एक्साइटेड फॉर्म से नॉर्मल ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है और गैमा रेडिएशन को अमिट कर देता है। लेकिन ट्रांसम्यूटेशन रूल के तहत हम कहते हैं कि ये एलिमेंट एक्साइटेड पेरेंट से ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। इस पूरे प्रोसीजर को हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का नाम देते हैं।
नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और वो हमारे पास है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाएं तो टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके, वो टाइम वो सेकंड्स में हम अमूमन मैयर करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी सबस्क्रिप्ट में 1/2, इट इज़ मैयर्ड इन सेकंड। तो नॉर्मली वो टाइम इंटरवल जिसमें हाफ ऑफ द एलिमेंट डिके कर जाए, डिके मीन हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई ट्रांसम्यूट इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। 50% जहाँ से उसने स्टार्ट किया टाइम इंटरवल स्टार्ट होने पे, उससे आधे एटम जो हैं वो ट्रांसम्यूट होकर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम अपने ग्राफ के ऊपर आ जाएं, चेक दिस आउट, व्हेन द टाइम लाइन इज 0 एट 0 ओरिजिन पॉइंट, तो हमारे पास लेट्स सपोज पूरी 100% वैल्यू जो थी वो पेरेंट न्यूक्लियाई की थी। यहाँ पे इसका सिंबल जो है वो हमारे पास सामने है कि ये 100% सारे के सारे पेरेंट न्यूक्लियाई हैं। आफ्टर द हाफ टाइम, यानी इस टाइम इंटरवल में जिसमें 50% हमारे पास ये येलो ब्लैक पॉइंट्स रह गए जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं, और 50% हमारे पास ये ब्लू डॉट्स आ गए जो बुनियादी तौर पे डॉटर न्यूक्लियाई को शो करते हैं। इस टाइम इंटरवल को जो यहाँ ग्राफ में हमने येलो कलर में शो किया हुआ है, इस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं इट इज़ 1 हाफ लाइफ। अब ये 1 हाफ लाइफ सेकंड्स में हो सकती है, ये मिली सेकंड्स में हो सकती है, ये नैनो सेकंड्स में हो सकती है, या सेकंड से बड़े ये आवर्स में हो सकती है, डेज में हो सकती है, ईयर्स में हो सकती है, इवन 1000 ईयर्स के अंदर हो सकती है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जिनका जो हाफ लाइफ है वो 2000, 3000, 4000 साल भी है। यानी 4000 साल में अगर हम 100 एटम रखेंगे तो उनमें से 50 एटम जो है वो डिके करके डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम इन दिस वे यहाँ 50% से सेम उतना ही टाइम इंटरवल लगेगा जितना यहाँ पहले टाइम इंटरवल आया। उसी टाइम इंटरवल में ये 50% से 25% पे आ जाएंगे। उतने ही फर्दर टाइम इंटरवल के अंदर ये 25% से 12.5% पे आ जाएंगे। लेकिन ये टाइम इंटरवल हर दफ़ा सेम रहेगा, वैल्यू एवरी टाइम अपने इनिशियल का 50% होती जाएगी, लेकिन ये टाइम इंटरवल हमेशा सेम रहेगा, और इस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं इट इज़ द हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ में अगर हम इसकी थोड़ी कैलकुलेशंस देखें तो लेट हमारे पास इनिशियली जो वैल्यू है सपोज कीजिए दैट इज़ n0, तो आफ्टर 50% डिके जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगी लेट्स सपोज दैट इज़ n। तो देखा ये गया कि हमारे पास n0 माइनस n इनिशियल माइनस फाइनल लेट्स सपोज दैट इज़ डेल्टा n। तो जेंटलमैन ये हमारे पास डेल्टा n इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वैल्यू n0। आप गौर कीजिए यहाँ पे पहले टाइम इंटरवल में डिके 50% है क्योंकि स्टार्ट 100 पे था। सेकंड टाइम इंटरवल में डिके 25% है क्योंकि स्टार्ट 50% था। दिस मीन हमारे पास यहाँ पे जो डिकेइंग सेक्शन है ये डिपेंड करता है कि उसने स्टार्ट कहाँ से लिया, ये डिपेंड करता है उसने स्टार्ट कहाँ से लिया। दिस मीन आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट डेल्टा n है वो डिपेंड करेंगे कि उस वक्त स्टार्टिंग टाइम पे इनिशियल कितना था। सो डेल्टा n इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n0। सेकंड, डेल्टा n डिपेंड करता है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। वो एक हाफ लाइफ है, वो दूसरी हाफ लाइफ है, वो तीसरी हाफ लाइफ है, ये सो ऑन। सो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट या डिके एलिमेंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, n0 इनिशियल वैल्यू पे और डेल्टा t कितना टाइम गुजर चुका है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्विवेलेंट में ले जाएं तो ये आपके पास आएगा लेमडा n0 डेल्टा t, वेयर लेमडा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। हियर लेमडा इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा n ओवर n0 डेल्टा t। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चूँकि हर दफ़ा ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, नेगेटिवली एक्सपोनेंट में डाउन जा रही है, सो ये प्रोपोर्शनल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है
कम होती जा रही है। सो दिस लैम्डा इज़ माइनस डेल्टा एन ओवर एन नॉट डेल्टा टी। इसको थोड़ा सा अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें या ड्राइव करें, इट इज़ डेल्टा एन ओवर एन नॉट ओवर डेल्टा टी। चेक दिस आउट, डेल्टा एन इज़ नंबर ऑफ एटम आइदर इन ग्राम्स आइदर नंबर ऑफ एटम, एन नॉट अगेन हमारे पास मिकदार, वो नंबर ऑफ एटम में आ जाए, वो ग्राम्स में आ जाए। सो ये दोनों यूनिट कैंसिल, तो यूनिट बचेगा टाइम का। सो लेमडा का जो यूनिट है दैट इज़ पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन बनेगी दैट इज़ t-1 विद स्क्वायर ब्रैकेट। और लेमडा को हम बोलते हैं इट इज़ डिके कांस्टेंट। कीप इट इन माइंड, जिस एलिमेंट का डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो एलिमेंट की हाफ लाइफ कम होगी, जिसका डिके एलिमेंट कम होगा उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। और इसी एक प्रोसीजर की वजह से अगर कभी भी लेमडा और हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हमारे पास जो आता है वो आएगा 0.693। ये कांस्टेंट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ इज़ अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है 0.693। और ये हमारे पास जो रिलेशन है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वाज़ह करता है, अगर किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल का लेमडा या डिके कांस्टेंट हाई होगा उसकी हाफ लाइफ कम होगी, अगर डिके कांस्टेंट कम है तो ऑटोमेटिक उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती जाएगी। सो आपने ये जो दो रिलेशंस हैं इनको काइंडली ज़हन-नशीन रखना है, ये हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो हमारे पास अल्टरनेट मेथड में आता है। लेट हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी दैट इज़ एन नॉट, और आफ्टर डिके जो फाइनल या रिमेनिंग वैल्यू थी लेट्स सपोज दैट इज एन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास रिमेनिंग एटम क्या होगा 1/2 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यानी रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू जहाँ से हमने स्टार्ट किया। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ ये आएगा 1/2 ऑफ एन नॉट, यानी स्टार्टिंग वो एन नॉट से पहले हाफ आया, ये उसका मज़ीद हाफ हो गया। हम इस चीज़ को लिख सकते हैं इट इज़ 1/2 ऑफ एन नॉट। इसी तरह आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/2 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो सर्टन अगर हम इसी तरह इस चीज़ को बढ़ाते जाएं तो हमारे पास एट द एंड एलिमेंट क्या बचेगा, आफ्टर एन हाफ लाइफ remaining amount is equal 1/2 of original amount। सो हम एब्रीवेटिवली इसको लिख सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल 1/2 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। ये स्टूडेंट हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट है ये चाहे आपके पास ग्राम्स में आ जाए या ये नंबर ऑफ एटम्स में आ जाए। सिमिलरली जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है चाहे वो ग्राम्स में आ जाए चाहे वो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स में आ जाए, दोनों सूरतों में ये वैलिड है। यहाँ पे n दिस इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सो ये आपको रिलेशन जो है
वो हेल्प करेगा न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में। आपका रिमेनिंग अमाउंट चाहे वो ग्राम्स में गिवन है, ओरिजिनल अमाउंट वो ग्राम्स में गिवन है। अगर ये दोनों आपको गिवन है, आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स काउंट कर सकते हैं। अगर आपको हाफ लाइफ और ओरिजिनल अमाउंट गिवन है, आप रिमेनिंग अमाउंट काउंट कर सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गिवन हो, आप ओरिजिनल अमाउंट को काउंट कर सकते हैं। अगर रिमेनिंग अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट गिवन है, आपको साथ में ये गिवन है जी एक हाफ लाइफ कितने साल कितने मिनट्स में है, तो आप n फाइंड आउट करके टोटल उसका डिके टाइम काउंट कर सकते हैं, यानी जितना टाइम उसका पास हो चुका है उन तमाम चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं। सो ये तीन रिलेशन, एक हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 1/2 पावर n इंटू ओरिजिनल अमाउंट, दूसरा हमारे पास हाफ लाइफ इंटू लेमडा दैट इज 0.693, हमारे पास ये सेकंड रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो हमारे पास इसके अंदर है कि आपके पास जो एलिमेंट है लेमडा दैट इज इक्वल टू डेल्टा n ओवर n नॉट डेल्टा t विद नेगेटिव साइन, ये आपके पास तीसरा रिलेशन है। और ये तीन ही रिलेशन हमारे पास न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ तक जो हमने चीज़ें पढ़ी ये तमाम के तमाम वो हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिव है आफ्टर नंबर 82 जो लेट से ऑनवर्ड के पार्टिकल है, लेकिन ये तमाम के तमाम रिलेशन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। दिस मीन वो एलिमेंट जिनको हम स्टेबल एलिमेंट से न्यूट्रॉन बम्बारमेंट से अनस्टेबल बनाते हैं, उनके ऊपर भी ये तमाम के तमाम ये तीनों रिलेशन जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इसको स्टडी कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में